दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रमेश कुमार देव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को पढ़ना प्रारंभ किया है और इसमें मैंने पहले वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है और अर्थशास्त्र के या कितने भाग हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से थे। ठीक है, आज हमारा जो है इसका दूसरा वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी। ठीक है, और निश्चित रूप से अंग्रेज़ों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, और फिर जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो वर्तमान में क्या है इसकी कंडीशन। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है प्रश्न हमारा, अंग्रेज़ों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी। तो दोस्तों क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति पहले कैसी थी, ग्रामीण थी और देश की 90% जनसंख्या कहाँ रहती थी, गाँव में रहती थी। और हमारे यहाँ ललित कलाएँ जैसे कि कृषि एवं दस्तकारी के कार्य बहुत ज़्यादा प्रमुखता थी और लोग क्या है आत्मनिर्भर थे, या गांव क्या है आत्मनिर्भर थे, किसी पर डिपेंड नहीं थे। तो अंग्रेज़ों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण थी तथा देश की 90% से अधिक जनसंख्या गाँव में रहती थी। यहाँ पर कृषि एवं दस्तकारी के कार्यों की प्रमुखता थी और गांव क्या थे, आत्मनिर्भर थे। अब दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। माने जब भारत हमारा आज़ाद नहीं था तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कंडीशन या स्थिति कैसी थी औपनिवेशिक काल में। ठीक है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति निम्न थी। निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, अर्थात हमारे देश का जो आर्थिक विकास था वह बहुत ही निम्न स्तर का था। कृषि क्षेत्र की स्थिति जो है कैसी थी, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति और विदेशी व्यापार, जनांकिकीय परिस्थितियां कैसी थी, व्यावसायिक संरचना कैसी थी और आधारिक संरचना कैसी थी। इन सब बातों के द्वारा हम क्या है समझेंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब देखिए एक एक पॉइंट पे मैंने प्रश्न ही बना दिया है। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि औपनिवेशिक शासकों द्वारा, जैसे कि अब अंग्रेज हमारे यहाँ के लिए कोई भी आर्थिक नीति बनाएंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा, उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति कौन करे, भारत। ठीक है, और वहाँ के बने हुए तैयार माल का आयात करने वाला देश भी कौन बने, भारत। मतलब जैसे कि उनके कारखानों के लिए कच्चे माल को कहाँ से भेजा जाए, भारत से, और उन बने हुए माल को बेचने के लिए बाज़ार भी तो चाहिए, तो उन बाज़ार को निश्चित रूप से आयात करने वाला या एक बाज़ार के रूप में कार्य करने वाला देश कौन बन जाए, भारत। ये उनकी आर्थिक नीतियों का उद्देश्य था। तो औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनाना था। किसका था, अंग्रेजों का। औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय का आकलन करते तो निम्न स्तरीय जो है आय प्रदर्शित होती। इससे लोगों में क्या होता, असंतोष फैलता और लोग विद्रोह करने लगते। इसीलिए उन्होंने कभी भी भारत के लोगों की राष्ट्रीय आय का आकलन करने का या प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का प्रयास नहीं किया। सर्वप्रथम किसने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया, तो कुछ लोगों ने निजी तौर पर भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया। जैसे कि अंग्रेज़ों ने तो नहीं किया, लेकिन भारतीय कुछ लोग थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया, जिनमें विलियम डिग्बी
विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, आर.बी. राव थे। सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया। उन्होंने 20 रुपये प्रति वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बताया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप बहुत ही अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। औपनिवेशिक काल में आर्थिक विकास निम्न स्तरीय है। जैसे हमने जो है निम्न स्तरीय था, जैसे हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा था कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की औपनिवेशिक स्थिति कैसी थी, तो उसमें हमने पहला ही पॉइंट क्या पढ़ा था कि निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। इसका मतलब उस समय भारत की जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया थी वो बहुत ही निम्न थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कृषि क्षेत्र की स्थिति के बारे में। तो इस काल में भारत मूलतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश ही बना रहा। इसका एक रीज़न ये था दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने कभी भी भारत में उद्योगों का विकास नहीं किया। उसके पीछे उनका एक उद्देश्य यह था कि वो चाहते थे कि इंग्लैंड के कच्चे माल के लिए जो है यहाँ पर कृषि का उत्पादन किया जाए। अगर यहाँ पे उद्योगों को लगाया जाएगा तो लोग कृषि में इंटरेस्ट या आप कहें कि रुचि लेना बंद कर देंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें जो है उस तरह की चीज़ें या सामग्री प्राप्त नहीं होगी। या उद्योगों का विकास हुआ तो यहाँ के कच्चे माल का उपयोग यहीं हो जाएगा। ठीक है। देश की 85% जनसंख्या गाँव में बसी थी और कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया न केवल चलती रही बल्कि अनेक अवसरों पर उसमें भारी गिरावट हुई। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था। माने जैसे कि कृषि क्षेत्र की आप कहें गिरावट होने का कारण क्या था? भू राजस्व व्यवस्था या कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति कैसी थी? तो औपनिवेशिक काल में देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। मैंने हमारे देश की जो शिल्प कला थी, हस्तकला थी, इन सब का क्या हो गया? पतन। किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले आधुनिक औद्योगिक आधार की या उद्योगों की कोई रचना नहीं होने दी गई। उसका रीज़न क्या था कि वो चाहते थे कि यहाँ के हस्तकला या शिल्पकला का विनाश हो जाए और यहाँ पर नए उद्योगों को न लगाया जाए, ताकि हम लोग उनके बनाए हुए माल पर डिपेंड हो जाएं। ठीक है। भारत के इस विऔद्योगीकरण मतलब उद्योगों के खत्म होने के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल का निर्यातक बनाना चाहते थे और दूसरे भारत को इंग्लैंड के कच्चे माल का आयातक देश बनाना चाहते थे। फिर दोस्तों इसी समय क्या होता है, टिस्को की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। औपनिवेशिक काल में विदेशी व्यापार की स्थिति कैसी थी? तो प्राचीन काल से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु का उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। माने ऐसे नियम उन्होंने बनाया जिससे भारत की विदेशी व्यापार ही नष्ट हो जाए। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात पर या व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखा। अगला प्रश्न है, जैसे जनांगीय परिस्थितियां जो थी उस पर हम अगर बात करें औपनिवेशिक काल में, तो औपनिवेशिक काल में प्रथम जनगणना कब हुई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश काल में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में
लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना का आरंभ 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। ये पूछता है कि प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और नियमित जनगणना कब आरंभ हुई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से। और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में आज तक जो हो रही है। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत का जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। माने 1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। ठीक है। अब एक प्रश्न पूछता है कि कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में ह्रास हुआ, कितना, 0.31%, और जिसका कारण था अकाल एवं महामारियों का प्रकोप। 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई। इसीलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, व्यावसायिक संरचना औपनिवेशिक काल में कैसी थी। तो औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब व्यावसायिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया। औपनिवेशिक काल में आधारिक संरचना कैसी थी, तो औपनिवेशिक काल में देश में रेलों, पत्तनों और जल परिवहन, डाक, तार आदि का विकास हुआ। इसका उद्देश्य जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। इनका उद्देश्य क्या था, औपनिवेशिक हित को साधना था। औपनिवेशिक शब्द दोस्तों कई बार आ रहा है। तो औपनिवेशिक या उपनिवेश का अर्थ होता है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था या शासन को किसी दूसरे देश द्वारा चलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, उपनिवेश या औपनिवेशिक। ठीक है, अपने हित में चलाना। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया, तो सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में लगाया गया। हालांकि दोस्तों यह सफल नहीं हुआ। सही कारखाना या सफल कारखाना 1854 में CN ढेबर द्वारा मुंबई में लगाया गया था। कागज उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया, तो 1832 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। चीनी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया, तो 1840 में बेतिया बिहार में लगाया गया। जूट उद्योग की स्थापना कब की गई, तो जूट उद्योग की स्थापना रिशंड्रा पश्चिम बंगाल में की गई थी। ठीक है, और दोस्तों इसमें डेट नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1859 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला है लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत कब हुई, तो लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में की गई थी। ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना कब लगाया गया, तो 1876 में कानपुर में लगाया गया था। सीमेंट उद्योग की स्थापना या प्रथम कारखाना कब लगाया गया, तो 1904 में चेन्नई के रानीपेट में प्रथम कारखाना लगाया गया। ठीक है, अगला है एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया, तो JK नगर पश्चिम बंगाल में 1937 में लगाया गया। तो ये था हमारा दोस्तों दूसरा वीडियो, और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। और इसके बाद अब हम लोगों का आ जाएगा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस या उससे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखने के लिए नमस्कार।